अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो लिखते हुए जुमलों को जिस ऑर्डर से, जिस तरतीब से हम रखते हैं उस पैराग्राफ में, या जो मवाद हम दर्ज करते हैं उस पैराग्राफ में, या जिस तरह उस पैराग्राफ को हम डेवलप करते हैं, इस डेवलपमेंट की बुनियाद पर हम पैराग्राफ्स को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 4 बुनियादी अक़साम है इस हवाले से पैराग्राफ्स की। पहला किस्म डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का वर्ड डिस्क्रिप्शन से निकला है, यानी बयान करना, वजाहत देना। इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ पर्सन, प्लेस, इवेंट और थिंग। इस तरह के पैराग्राफ्स में जब हम किसी शख्स, चीज़, जगह, इन 3 चीज़ों की जब हम खाका निगारी करते हैं, यानी इनका खाका खींचते हैं, कोई पिक्चर खींचते हैं, तो वो पिक्चर क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, इस तरह के पैराग्राफ्स में। इसी तरह अगर किसी वाक़े की मंजर कशी करते हैं तो वो भी निहायत क्लियर पिक्चर अपने रीडर्स तक पहुंचाई जानी चाहिए डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ पैराग्राफ्स में। It convey all the senses and let the reader to hear, taste, smell and touch. और जब भी आप किसी चीज़ को बयान करते हैं तो अगर उसका ताल्लुक लम्स से है, टच करने से है, तो आपके डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स इतने वाज़े होने चाहिए, वजाहत पर मबनी होने चाहिए कि गोया उसे जो रीडर है वो उसे महसूस कर सके। जब आप टचिंग की बात करेंगे तो रीडर को महसूस होना चाहिए कि गोया वो उसे टच कर रहा है। जब आप किसी ऑर्डर की बात करेंगे तो उसे महसूस होना चाहिए रीडर को कि वो उसे स्मेल कर रहा है। जब आप किसी जायके की बात करेंगे तो रीडर को ये महसूस होना चाहिए कि गोया वो उसे टेस्ट कर रहा है। और इसी तरह अगर किसी आवाज़ के बारे में आप बता रहे हैं तो वो आवाज़ इतनी डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, आपके अल्फाज में डिस्क्राइब होना चाहिए उस आवाज़ को कि गोया रीडर उसे खुद सुन रहा है। इसी तरह लेट द रीडर क्रिएट अ मेंटल इमेज। जब कोई डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिखा जाता है तो वो एक डेवलप्ड पैसेज तब होगा जब उसमें जो वाक़या बयान किया गया, जिस वाक़े की मंजरकशी की गई है, वो मंजरकशी इस तरह हो कि रीडर उसे पढ़ने के बाद अपने जहन में एक खाका खुद क्रिएट करे, वो मंज़र उसके जहन के पर्दों पर भी चलना शुरू हो जाए। इन सपोर्टिव डिटेल्स लॉट्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड। हम जानते हैं एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स हैं जो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स में जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, मेन टॉपिक सेंटेंस के बाद जो आने वाली डिटेल्स होती हैं, उन डिटेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल होता है ताकि जो खाका, जो चीज़, जो शख्स, जो जगह, जो भी चीज़ हम डिस्क्राइब करने जा रहे हो वो वेल डिस्क्राइब्ड हो। जो दूसरी किस्म है इस तरह के पैराग्राफ्स की वो नैरेटिव है। नैरेटिव का लफ्ज़ नरेशन से है, सो बयान करना आगे। इट टेल्स अ स्टोरी। नैरेटिव काइंड ऑफ पैराग्राफ में हम कहानी बनाते हैं, कहानी बताते हैं, कहानी सुनाते हैं। ये कोई टेल भी हो सकता है, फिक्शन भी हो सकता है, ये कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है किसी के साथ, यानी कोई रियल स्टोरी हो सकती है, किसी भी तरह की स्टोरी हो। जब हम उसे किसी पैराग्राफ में लिखते हैं वो नैरेटिव काइंड ऑफ पैराग्राफ कहलाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टोरी इज़ अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अक्सर औकात जो कहानी हम बयान करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में होती है। सीक्वेंशियल ऑर्डर या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर कहानी तारीख़ी है, मिसाल के तौर पर एक कहानी है जो 40 साल के अरसे पर मुहित है, वो 1901 से शुरू हुई है, 1941 तक चलती है, तो उसमें बहुत सारे वाक़यात होंगे
1905 کے، 1910 کے، 15 کے، 20 کے، 25 کے، 30 کے۔ اب جب اس کہانی میں ہم ترتیب سے واقعات بیان کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ٹائم پیریڈ، یعنی پہلے وہ واقعات جو 1905 میں ہوئے، پھر وہ جو 1910 میں ہوئے، پھر وہ جو 1915 میں ہوئے، یعنی فرام پاسٹ ٹو پریزنٹ جب ہم اسے بیان کرتے ہیں، اس طرز کو کرونولوجیکل آرڈر کہتے ہیں۔ اور یہ عام طور پر سٹوری بتاتے ہوئے، لکھتے ہوئے ہم اختیار کرتے ہیں یہ طریقہ۔ ہاں، بعض اوقات جو ماڈرن ایج کے فکشن رائٹر ہے، سسپینس کریٹ کرنے کے لیے وہ کرونولوجیکل آرڈر کو فالو نہیں کرتے، بلکہ شروع میں کوئی ایسا جملہ لکھتے ہیں جو پریزنٹ سے تعلق رکھتا ہو، پھر اسی سسپینس کو بڑھاتے ہوئے پاسٹ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر پاسٹ سے دوبارہ پریزنٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک سسپینس برقرار رکھنا ہوتا ہے تاکہ ریڈر جو ہے وہ پڑھتا چلا جائے۔ Mostly the story comprises of a central idea, character, plot and setting. اکثر جو سٹوری ہم بیان کرتے ہیں نیریٹیو پیسیجز میں، وہ سٹوری محض ایک واقعہ ڈیلیور کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سٹوری میں ہم آئیڈیا بتاتے ہیں، کریکٹر بتاتے ہیں، پلاٹ بتاتے ہیں، سیٹنگ بتاتے ہیں۔ واقعہ کس بنیاد پر ہوا، واقعے میں بنیادی کردار کون کون تھا، اور واقعہ کہاں پر اور کب ہوا، یہ سیٹنگ ہے۔ یہ سب جب بیان کیا جاتا ہے تو اس طرح کے پیسیجز کو ہم نیریٹیو پیسیجز کہتے ہیں۔ تھرڈ جو کائنڈ ہے وہ ایکسپوزیٹری کیا ہے کہ پیراگرافس ہیں۔ ایکسپوز سے نکلا ہے سمپل، یعنی ان ریویل کرنا کسی چیز کو۔ اٹ از ایکسپلینیٹری ان نیچر۔ ایکسپوزیٹری جو پیراگرافس ہوتے ہیں یہ ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں، یعنی یہ ایکسپلین کرتے ہیں ڈیٹیلز کو۔ کوئی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں، ان ڈیٹیلز کو پھر بیان کیا جاتا ہے ایکسپوزیٹری میں۔ اچھا، یہ کیسے ہم ایکسپلین کرتے ہیں؟ ان 5 طریقوں سے، یا اس طرح کی چیزیں ہم ان پیراگرافس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی چیز ڈسکرپشن، جیسے میں نے ابھی بتایا، ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے ٹاپک سینٹنس کا اس پیراگراف میں، اور پھر جو سپورٹیو ڈیٹیلز ہیں وہ ایکسپلینیشن پر مبنی ہوتی ہیں، ڈسکرپشن پر، وضاحت پر مبنی ہوتی ہیں، ہم ڈسکرائب کرتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کیمسٹری از این امپورٹنٹ برانچ آف ہارڈ سائنسز۔ کیمسٹری ڈیلز ود دا اسٹڈی آف میٹر، اور پھر کیمسٹری کو ہم بیان کرتے چلے جائیں۔ سو یہ کیا ہے؟ یہ ڈسکرپٹیو کائنڈ آف ڈسکرپشن ہے۔ ڈسکرپٹیو کائنڈ آف کیا ہے؟ ایکسپوزیٹری جو پیسیجز ہیں، یہ اس میں سے پہلا قسم ہے کہ ہم کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں۔ دوسری چیز سیکوینشیل ہوتی ہے، یعنی سیکوینس کا خیال رکھتے ہیں۔ سیکوینس اگر واقعات ہیں تو وہ کس ترتیب سے واقع ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر آرڈرز کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں فرسٹ یہ ہوا، سیکنڈلی پھر یہ ہوا، تھرڈلی یہ ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہوا۔ یہ جو سیکوینس ہے کہ پہلے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، یہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں ایکسپوزیٹری پیراگرافس میں۔ تھرڈلی کاز ایفیکٹس، جو پہلا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ ایک کاز، ایک وجہ، ایک چیز بتاتا ہے، کسی چیز کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اور پھر جو سپورٹیو ڈیٹیلز ہوتے ہیں وہ ایفیکٹس بتاتے ہیں کہ اس کے دنیا پر یا چیزوں پر کیا اثرات ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں سائنس گاٹ پروگریس ان دی 21st سینچری۔ یہ ہمارا کاز ہے، یعنی یہ ہمارا ٹاپک سینٹنس ہے کہ سائنس نے 2021 میں بہت زیادہ ترقی کر لی۔ اچھا، اس ترقی کے ہماری زندگیوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ سپورٹیو ڈیٹیلز میں جو ہوں گی وہ ایفیکٹس ہوں گی۔ اس طرح کے بھی جو پیراگرافس ہوتے ہیں
जो एक स्टेटमेंट और फिर उसके इफ़ेक्ट्स को बयान करते चले जाएं, वो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ्स में होता है। फोर्थली, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। हम दो चीज़ों का मवाजना यानी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस करते हैं। मिसाल के तौर पर तरीक़ा इलाज है, दो तरीके हैं इलाज के, एलोपैथिक और होम्योपैथिक। एलोपैथिक और होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, जब हम ये किसी पैराग्राफ में बयान करेंगे, ये भी एक्सपोजिटरी पैसेज कहलाएगा, पैराग्राफ कहलाएगा। फिफ्थ, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर हम टॉपिक सेंटेंस में कहते हैं कि पोल्यूशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ कराची। पोल्यूशन एक बड़ा मसला है कराची का। अच्छा, अब इस पोल्यूशन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बहुत सारे सॉल्यूशंस हम निकालेंगे कि जी यहाँ पर प्लांटेशन होनी चाहिए, जी यहाँ पर वो गाड़ियाँ जो बहुत पुरानी हो गई है, जो बहुत ज़्यादा धुआं खारिज कर रही है, उन पर बैन होना चाहिए, आबादी यहाँ पर कम होनी चाहिए, घर जो है यहाँ पर किसी मंसूबे और किसी तरतीब से बनने चाहिए। बहुत सारे सॉल्यूशंस हम देंगे। तो ये प्रॉब्लम और फिर उसके एक या एक से ज़्यादा जो सॉल्यूशंस होते हैं किसी पैराग्राफ में, ये भी एक्सपोजिटरी काइंड ऑफ पैसेजेस में हुआ करते हैं। और लास्ट, अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो इंस्ट्रक्शन पर मुश्तमिल पैसेज भी एक्सपोजिटरी या एक्सप्लेनेटरी पैसेज कहलाता है। जो फोर्थ काइंड है, किस्म है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव या परसुएसिव कहलाता है। राइटर ट्राइज टू कन्विंस हिज रीडर्स। राइटर जो है इस तरह के पैसेजेस में अपने रीडर्स को कन्विंस करता है। वो इस बात पर जोर देता है कि उसका रीडर किसी ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू को, किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ व्यू को वो रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। ये करने के लिए प्रोज एंड कॉन्स आर गिवन। कुछ ऐसी डिटेल्स जो उसके प्रोपोज़ल को, राइटर के प्रोपोज़ल को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करती हैं, और कुछ ऐसे जो उनको रिजेक्ट करने के लिए मौजूद होती है, यानी अगेंस्ट में और उसके हक में जो दलाइल होते हैं, जो सपोर्टिव मटेरियल होता है, वो दिया जाता है। और आखिर में स्ट्रॉन्ग रीजंस आर गिवन दैट सपोर्ट द राइटर्स प्रोपोज़ल। कुछ रीजंस दी जाती है कि किस बुनियाद पर उस राइटर ने इस प्रोपोज़ल को रिजेक्ट किया है या एक्सेप्ट किया है, और दर पर्दा वो ये डिमांड अपने रीडर से भी करता है कि हम उस प्रोपोज़ल को रिजेक्ट करें या उसे एक्सेप्ट करें, राइटर को फॉलो करते हुए। तो ये नाम से ही ज़ाहिर है, इनमें आर्गुमेंटेशन होती है, यानी आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, दलाइल दिए जाते हैं, रीजंस दी जाती हैं, या परसुएड किया जाता है, मनाया जाता है, कन्विंस किया जाता है रीडर को। ये अमूमन पर्सनल एक्सप्लेनेशंस पर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करने के लिए, अपने एनालिसिस को आगे फॉरवर्ड करने के लिए इस तरह की पैसेजेस लिखी जाती हैं। ये जो 4 काइंड्स ऑफ पैसेजेस हैं, अगर हम इन्हें समझते हैं तो 2-4 और काइंड्स भी जो सब काइंड्स हैं, वो जो लोग बयान करते हैं, वो इन्हीं काइंड्स की ही काइंड्स हैं, वो इन्हीं काइंड्स में ही आती हैं। जिस तरह के बाज़ राइटर्स ने काज इफ़ेक्ट्स, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन को बिल्कुल भी अलग पैसेजेस से मौसूम किया था, हालांकि ये सब एक्सपोजिटरी के ही सब काइंड्स हैं। तो अगर हम ये 4 समझते हैं तो बाकी जितने भी काइंड्स के पैसेजेस होती हैं, वो इन्हीं चारों में से किसी एक का सब काइंड होता है। सो आई होप कि इस डिटेल के बाद आप किसी भी पैराग्राफ को जांचने या समझने में गलती नहीं करेंगे कि आया वो पैराग्राफ के किस किस्म से ताल्लुक़ रखता है। थैंक यू सो मच।